एक ऐसा रीजन जहां हर बॉर्डर के पीछे एक कहानी छुपी है। द मिडल ईस्ट, एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि 100 साल पुरानी कहानी है। ऑयल, पावर, रिलीजन और बिट्रेयल की कहानी। हाय, आई एम आर्यन माथुर and you are watching Curious and Creative. आज हम समझेंगे why Iran and the West are not just rivals, but actually part of a war that has been building for over a century. स्टोरी शुरू होती है 1901 से, जब एक ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डार्सी ईरान के शाह के साथ एक डील साइन करते हैं। The Darcy Concession was an oil agreement signed in 1901 by Muzaffar ad-Din Shah. At that time, शाह को अपनी फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग गवर्नमेंट के लिए इमीडिएट कैश चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली। इस अग्रीमेंट के अंदर विलियम नॉक्स डार्सी को ईरान के मेजॉरिटी रीजन्स में 60 साल के लिए एक्सक्लूसिव ऑयल एक्सप्लोरेशन राइट्स मिल गए। इन रिटर्न ईरान को मिले सिर्फ 20,000 यूरोज इन कैश, 20,000 यूरोज इन शेयर्स और एनुअल प्रॉफिट्स के अंदर सिर्फ 16%, which was extremely low compared to the value of oil at that time. और रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए ईरान की 5 नॉर्दर्न प्रोविंसेस को इस डील से बाहर रखा गया था। ईरान के लोग देख रहे थे उनका ऑयल, उनकी जमीन, बट प्रॉफिट किसी और का। क्यों? ये ट्रेड कम और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा लग रहा था। फिर आते हैं द 1950s और यहाँ से स्टोरी और भी इंटेंस हो जाती है। ईरान की प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक डिसाइड करते हैं कि ऑयल पर कंट्रोल ईरान का ही होना चाहिए। He nationalizes the oil industry. लेकिन ये डिसीजन वेस्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता, because it was a direct risk to the economic and political interests. 1953 में यूएसए और यूके मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाते हैं, जिसे ऑपरेशन एजाक्स कहते हैं। थ्रू ऑपरेशन एजाक्स मोसादेक को पावर से फोर्सिबली रिमूव करते हैं एंड द शाह is restored back into control of the country. ईरान के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थे, but it felt like a direct interference in their own country. This was seen as a clear betrayal of trust. एक मैसेज बिल्कुल क्लियर था: The West would go to any extent to protect its own interests. Then comes 1979, and from this point on, everything changes. The Islamic Revolution occurs. शाह को पावर से निकाल देते हैं और पावर आती है रूहुल्लाह खामेनी के हाथ में। Iran now officially becomes the Islamic Republic. और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहता, but it turns into an ideological battle. अब ये सिर्फ पावर या टेरिटरी की फाइट नहीं थी, बल्कि बिलीफ्स, वैल्यूज और आइडेंटिटी का क्लैश बन चुका था। अमेरिका को ओपनली द ग्रेट सेटन कहते थे, सिंबल of Western influence and control, और इजराइल को एक डायरेक्ट एनिमी बना लिया था, जिसके अगेंस्ट अपोज करना एक कोर पॉलिसी बन गई थी। अगले कुछ डेकेड्स ईरान डायरेक्ट वॉर्स में एंगेज नहीं करता। इनफैक्ट इट सपोर्ट्स वेरियस ग्रुप्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास एंड यमन और सीरिया के अंदर एलाइज। इससे क्या होता है? इससे होती है इनडायरेक्ट वॉर्स, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर्स।
मीनवाइल ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करता है, ऑफिशियली एनर्जी के लिए, लेकिन वेस्ट को डाउट है, क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं? सैंक्शंस लगते हैं, इकोनॉमी प्रेशर बनाती है, लेकिन टेंशंस कम नहीं होते, बल्कि और भी बढ़ जाते हैं। आजकल की सिचुएशन पहले से और भी ज्यादा टेंस हो चुकी है। अर्ली 2026 में यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स लॉन्च किए और ईरान ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन दिया। मिसाइल्स, ड्रोन्स और मल्टीपल फ्रंट्स, कॉन्फ्लिक्ट रैपिडली एस्केलेट हुआ। ऑयल रूट्स और ग्लोबल ट्रेड भी इंपैक्ट हुए, स्पेशली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिलहाल एक टेम्पररी सीजफायर है, बट टेंशन अभी भी हाई। एक छोटी सी स्पार्क फुल स्केल वॉर को फिर से ट्रिगर कर सकती है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अगर कॉन्फ्लिक्ट दोबारा एस्केलेट हुई, then the impact would be global. Oil prices, global economy, and world stability all hang in the balance. Conflicts do not start suddenly, but they build slowly over time, through years of decisions and growing mistrust. And this conflict, it's far from over. I'll be coming out very soon with yet another detailed video, जिसमें current situation के ऊपर एक proper breakdown and analysis होगा. So stay tuned and don't forget to subscribe to Curious and Creative.